हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों आज है 8 नवंबर और आज की इस क्लास में हम लोग कुमार गौरव सर के द्वारा करवाई गई 5 नवंबर 2022 को क्लास, जो 5 नवंबर 2022 को जो क्लास करवाई गई थी उसका आज की क्लास में हम लोग रिवीजन करेंगे। और आज का जो गायत्री मंत्र रहेगा उसमें रहेंगे महत्वपूर्ण दिवस। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, सबसे पहले मैं आपको क्लास का रिवीजन करवाता हूं और उसके बाद में गायत्री मंत्र। और गायत्री मंत्र में जो टॉपिक रहता है वो टॉपिक हमने आपको बता दिया है क्या है, महत्वपूर्ण। आज महत्वपूर्ण दिवस जो है आज का टॉपिक रहने वाला है गायत्री मंत्र में। तो दोस्तों ये जो क्लास है 3 दिन के बाद में क्यों करवाई जाती है इसका भी हमने आपको बार बार बताया है कि आपको ये पता चल सके कि हमने 3 दिन पहले जो कुछ भी पढ़ा था उसमें से कितना प्रश्न हमको याद रहा है और कितना नहीं याद रहा है, कितने पॉइंट हमको याद हैं, कितने पॉइंट नहीं याद हैं। तो ये एनालिसिस करने के लिए ये क्लास आपको बहुत ही बेहतरीन क्लास साबित होगी। तो इसके लिए आपको इस क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है, तभी आप लोग जान पाएंगे कि हमारी तैयारी कैसी चल रही है। क्योंकि पढ़ते तो सब लोग हैं लेकिन उसका रिवीजन कोई नहीं करता है। तो रिवीजन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और इसी उद्देश्य से मैं आपको ये क्लास रोज़ करवाता हूँ। तो ये रोज़ आपको जो क्लास है 6 बजे रोज़ क्लास करवाई जाती है, तो आप लोग 6 बजे ज़रूर इस क्लास को किया करें। रोज़ सुबह 6 बजे ये क्लास आपको मिलेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का जो अपना पहला प्रश्न है वह है कि बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। पहला प्रश्न पूछा गया है बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अभी हाल ही में ये दिवस मनाया गया है। कब मनाया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि यह दिवस 3 नवंबर 2022 को मनाया गया है। और ये जो दिवस है ये दिवस जो है 2022 में यानी कि इसी वर्ष और 3 नवंबर को पहली बार मनाया गया है। तो ये प्रश्न इम्पोर्टेंट हो जाता है। इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि इसके पहले यह दिवस कभी भी नहीं मनाया गया है। ये दिवस इसी वर्ष मनाया गया है और 3 नवंबर को मनाया गया है। तो पहली बार मनाया गया है इसलिए प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये डेट आपको याद रखनी है कि 3 नवंबर 2022 को जो है पहली बार दिवस मनाया गया है। कौन सा दिवस? बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अच्छा, ये दिवस मनाए जाने की किसी के द्वारा तो घोषणा की गई होगी। अगर ये पूछा जाएगा कि बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाने की घोषणा किसके द्वारा की गई है, तो उत्तर देना है कि इसकी घोषणा यूनेस्को के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? तो इसका जवाब देना है कि इसको मनाए जाने की घोषणा 2021 में की गई थी। अब बात आती है कि 2021 में ही क्यों की गई। तो 2021 में जो है 2021 को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम 1971 की 50वीं वर्षगांठ थी। तो यहाँ से ये 2021 में ही इसकी घोषणा क्यों की गई है इसका कारण आपको जानना जरूरी है। क्योंकि 1971 में एक प्रोग्राम शुरू किया गया था जिसका नाम है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। तो 1971 में शुरू हुआ था और 2021 में इसके 50 साल पूरे हो गए थे। और उसी के उपलक्ष्य में ये जो बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है इसको मनाए जाने की घोषणा यूनेस्को के द्वारा 2021 में की गई थी। तो ये सारे के सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ बात आई है यूनेस्को की। तो यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी और यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और मैं आपको बताता हूँ इसका मुख्यालय कहाँ है। इसका जो मुख्यालय है वह है पेरिस में। पेरिस किस देश की राजधानी है? पेरिस जो है यह फ्रांस की राजधानी है। किस देश की? फ्रांस की। चलिए दोस्तों अब बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में एक बात और जान लेते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व जो है इसको कितने भागों में बांटा जाता है? तो यहाँ से पॉइंट आपको याद रखना है कि बायोस्फीयर रिजर्व को 3 भागों में बांटा जाता है। ये भाग कौन कौन से हैं? पहला भाग आ जाता है कोर जोन, उसके बाद आता है बफर जोन और फिर आ जाता है संक्रमण जोन। यानी कि सबसे पहले ये वाला हिस्सा जैसे हमने माना कि ये कोर जोन होगा, उसके बाद ये दूसरा हिस्सा हमने माना यानी कि ये बफर जोन होगा और इसको हमने कौन सा जोन माना? संक्रमण जोन माना। अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण दिवस। महत्वपूर्ण दिवस में पहला दिवस है विश्व जल दिवस। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। दूसरा है विश्व पृथ्वी दिवस। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। तो ये जो 22 का आंकड़ा है 3 डेट यहाँ से याद रखनी है, 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। पहले विश्व जल दिवस, फिर पृथ्वी दिवस, फिर जैव विविधता दिवस। और विश्व पर्यावरण दिवस के लिए आपको याद रखना है कि ये 5 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अगला पॉइंट है नवीनतम विश्व धरोहर कौन सी है? यूनेस्को के द्वारा इनकी घोषणाएं की जाती हैं, यूनेस्को के द्वारा ये निर्धारित की जाती हैं। तो नवीनतम विश्व धरोहर जो है कौन सी है? ये है धौलावीरा,
और धौलावीरा किस राज्य में पड़ता है? धौलावीरा जो है ये गुजरात में पड़ता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको याद रख लेने हैं। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इंडिया केम 2022 सम्मेलन, इंडिया केम 2022 सम्मेलन से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। और चलिए अब मैं आपको इनको समझाता हूँ कि ये किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इंडिया केम 2022 सम्मेलन से पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इसका आयोजन कब से कब तक किया गया है। तो जवाब देना है कि 2 नवंबर से 3 नवंबर तक इसका आयोजन किया गया है। अगर पूछा जाए कि इसका आयोजन कहाँ किया गया है, तब बताना है नई दिल्ली के प्रगति मैदान में इसका आयोजन किया गया है। इंडिया केम 2022 सम्मेलन जो है इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, तब बताना है मनसुख मंडाविया के द्वारा किया गया है। मनसुख मंडाविया जी से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि ये वर्तमान समय में स्वास्थ्य मंत्री हैं और रसायन मंत्री हैं, तो ये भी प्रश्न आपको याद रख लेना है। और ये जो सम्मेलन है किससे संबंधित है, यह रसायन क्षेत्र से संबंधित है। और इस बार यानी कि 2022 में ये कौन से नंबर का सम्मेलन हुआ है, तब बताना है कि ये 12वें नंबर का सम्मेलन इस बार आयोजित किया गया है। और इस सम्मेलन का आयोजन जो है 2 वर्ष में एक बार किया जाता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको याद रख लेने हैं। चलिए मैं एक बार इसका आपको और रिवीजन करवा देता हूँ। इंडिया केम सम्मेलन 2022 पूछा जाए कब से कब तक, बताना है 2 नवंबर से 3 नवंबर तक। कहाँ हुआ है, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, मनसुख मंडाविया के द्वारा। मनसुख मंडाविया जी वर्तमान समय में स्वास्थ्य मंत्री और रसायन मंत्री हैं। यह सम्मेलन किससे संबंधित है, यह सम्मेलन जो है रसायन क्षेत्र से संबंधित है। और इस बार यानी कि 2022 में ये 12वें नंबर का मनाया गया है। और इसका आयोजन जो है, इस सम्मेलन का आयोजन 2 वर्ष में एक बार किया जाता है। तो 7-8 प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, जो कि हमने सभी आपको बता दिए हैं। और किस प्रकार से बन सकते हैं ये भी हमने आपको बता दिया है। पहला पॉइंट है कि SCO 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान के समरकंद में इसका आयोजन किया गया है। दूसरा पॉइंट है क्वाड संगठन में कितने देश शामिल हैं, तब बताना है कि क्वाड संगठन में 4 देश शामिल हैं। कौन कौन से, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ये चारों के चारों नाम आपको याद रख लेने हैं कि क्वाड में कितने मेंबर हैं, 4 मेंबर हैं। चारों मेंबर के नाम भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। क्वाड 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है, जवाब देना है जापान के टोक्यो में। और ये जो टोक्यो है जापान की राजधानी भी है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। तीसरा पॉइंट है बिम्स्टेक 2022। बिम्स्टेक 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, श्रीलंका के कोलंबो में इसका आयोजन किया गया। अगला पॉइंट है G7 2022। G7 2022 की बैठक की अध्यक्षता किसने की है, जवाब देना है जर्मनी ने। और इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। G7 जो है, G7 में 7 कंट्री हैं और इसमें इंडिया शामिल नहीं है। GST काउंसिल की बैठक कहाँ हुई है इस बार, तो इसका आंसर देना है कि GST काउंसिल की जो बैठक हुई है 2022 में, वह चंडीगढ़ में हुई है। कहाँ हुई है, चंडीगढ़ में। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है विश्व पहेली चैंपियनशिप। पूछा जाएगा कि विश्व पहेली चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल किसने जीता है, तो जवाब देना है प्रसन्ना शेषाद्री ने जीता है। और ये भारत की तरफ से 11 साल बाद पहली बार सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि विश्व पहेली चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल किसने जीता है, तो ये जीता है प्रसन्ना शेषाद्री ने। और ऐसा 11 साल बाद हुआ है जब इंडिया ने इसमें पहली बार सिल्वर मेडल जीता है। अगला पॉइंट है गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल किसने जीता है, तब जवाब देना है केन एंडो ने जीता है। और यह जापान के हैं। कहाँ के, जापान से ये हैं। गोल्ड मेडल केन एंडो के द्वारा जीता गया है। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, अगर पूछा जाए कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, तो बताना है कि यह बैडमिंटन से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तब जवाब देना है कि यह फुटबॉल से संबंधित है। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, यह भी फुटबॉल से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, यह क्रिकेट से संबंधित है। कप और ट्रॉफी पूछी जाती है, यह स्टैटिक जीके का पोर्शन है। तो ये चारों नाम आपको याद रखने हैं कि थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से, और डूरंड कप भी फुटबॉल से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि देश की सबसे बड़ी पवन टरबाइन के बारे में। चौथे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देश की सबसे बड़ी पवन टरबाइन के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट है इसके बारे में
कि अडानी ग्रुप की सहायक कंपनी मुंद्रा लिमिटेड के द्वारा स्थापित की गई है? पहला प्रश्न यहाँ से क्या बनेगा? पहला प्रश्न ये बनेगा कि देश की सबसे बड़ी पवन टरबाइन किस कंपनी के द्वारा स्थापित की गई है? तब बताना है कि अडानी ग्रुप की सहायक कंपनी मुंद्रा लिमिटेड के द्वारा इसको स्थापित किया गया है। अगर पूछा जाए कि इसको कहाँ पर स्थापित किया गया है, तब बताना है कि इसको गुजरात में स्थापित किया गया है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 200 मीटर। कितनी ऊंचाई? 200 मीटर। 200 मीटर का दोस्तों आप लोग मतलब समझ रहे हैं कि यह स्टैचू ऑफ यूनिटी से भी बड़ी है। आप लोगों को पता होगा कि जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, और उससे भी ऊंची यहाँ पर क्या बनाई गई है? पवन टरबाइन बनाई गई है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 200 मीटर है। और इसकी क्षमता कितनी है? इस पवन टरबाइन की जो क्षमता है वह कितनी है? 5.2 मेगावाट है। कितनी क्षमता है? 5.2 मेगावाट। ये जो टरबाइन है इससे 4000 घरों को एक साथ बिजली प्रदान की जा सकती है। ये इसकी अकेले की क्षमता है कि यह 4000 घरों को बिजली प्रदान कर सकती है। आपको बताना है स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में। स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में आपको ये बताना है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट कितनी है, और यह कहाँ पर बनी हुई है, और कौन सी नदी के तट पर है। तो ये 3 क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं इनके आंसर, कि स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट कितनी है और ये किस राज्य में पड़ती है। चलिए अब देख लेते हैं कुछ पॉइंट इससे संबंधित। तो इससे संबंधित जो पहला पॉइंट है, और ये पहला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। पूछा गया है कि देश का पहला हाइब्रिड संयंत्र किसके द्वारा और कहाँ स्थापित किया गया। तो 2 प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं कि देश का पहला जो हाइब्रिड संयंत्र है किसके द्वारा स्थापित किया गया है और कहाँ स्थापित किया गया है। तब बताना है कि इसका जो स्थापित किया गया है अडानी ग्रुप के द्वारा राजस्थान के जैसलमेर में इसको स्थापित किया गया है। दूसरा पॉइंट है कि 10 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता वाला पहला राज्य कौन सा है। 10 गीगावाट क्षमता वाला सौर क्षमता वाला पहला राज्य कौन सा है? तब जवाब देना है कि राजस्थान। कौन सा राज्य? राजस्थान। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि देश का पहला महिला मोहल्ला क्लिनिक, देश का पहला महिला मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ किया गया, किसके द्वारा किया गया। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पूछा जाएगा कि देश का पहला महिला मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तब बताना है कि इसका उद्घाटन सीएम अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा किया गया है। तो अरविंद केजरीवाल जी जो हैं यह कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। पूछा जाए कि इसका कहाँ स्थापित किया गया है, तो इसका उद्घाटन जो है दिल्ली में किया गया है। और इसमें जो पहला फेज है, पहले फेज के अंतर्गत 100 महिला मोहल्ला क्लिनिकों को खोला जाएगा। पहले फेज के अंतर कितने महिला मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे? तो उत्तर देना है कि 100 महिला मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे पहले फेज के अंतर्गत। चलिए अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। इससे रिलेटेड पहला पॉइंट है कि पैथोजन रिडक्शन मशीन। पैथोजन रिडक्शन मशीन अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने आपको इसका रिवीजन करवाया था। तो पैथोजन रिडक्शन मशीन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? लखनऊ में किया गया है। और आपसे पूछा जा सकता है कि इसका जो उद्घाटन किया गया है किस हॉस्पिटल में किया गया है। पैथोजन रिडक्शन मशीन का शुभारंभ लखनऊ के किस हॉस्पिटल में किया गया है, ये हमने आपको कुछ दिन पहले अभी करवाया था। तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि इसका शुभारंभ लखनऊ के किस हॉस्पिटल में किया गया है, और बहुत ही फेमस वो हॉस्पिटल भी है। तो आपका इसका आंसर ज़रूर बताना है। दूसरा है हरियाली महोत्सव। हरियाली महोत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ था? दिल्ली में। दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन हैं? दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना है। ये नाम आपको याद रखना है। इसके पहले कोई दूसरे व्यक्ति थे और इस समय कौन है? विनय कुमार सक्सेना है। उसके बाद है आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना से 4 प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि इसका शुभारंभ कब किया गया। तो जवाब देना है 23 सितंबर 2018 को। कहाँ से किया गया है? बताना है झारखंड के रांची से। इसमें स्वास्थ्य बीमा कितना होता है? 5 लाख रुपए प्रति परिवार। इसके क्रियान्वयन एजेंसी कौन सी है? तब बताना है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाता है। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक फेमस नाम है कौन सा? श्याम शरण नेगी।
ये नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है, इनके बारे में जब कुछ पॉइंट पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1917 में। पहला क्वेश्चन यहीं से बन गया कि श्याम शरण नेगी का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। तो 1917 में इनका जन्म हुआ था और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। तो दो प्रश्न यहाँ से बन गए, जन्म 1917 में, कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। इनसे संबंधित जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह ये है कि ये जो है स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने घर से पहली बार बैलेट पेपर से मतदान किया है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि इनका जन्म 1917 में हुआ था, ये हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं और ये स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने घर से पहली बार बैलेट पेपर से मतदान किया है। चलिए अब इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर पहला पॉइंट दिया गया है मुख्य निर्वाचन आयुक्त से। मुख्य निर्वाचन आयुक्त से 3 क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं। पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी और वर्तमान समय में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। ये सभी के सभी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और रिपीट होते रहते हैं। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त पहले पूछे जाएगा तो बताएंगे सुकुमार सेन, पहली महिला पूछा जाएगा तो बताएंगे रमा देवी, और वर्तमान समय में कौन है? वर्तमान समय में राजीव कुमार हैं। तो वर्तमान तो चेंज होते रहेंगे लेकिन पहले और पहली महिला जो है कभी भी नहीं चेंज होने वाले। स्टैटिक जीके का पोर्शन है। तो पहले व्यक्ति सुकुमार सेन, पहली महिला रमा देवी। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वोट डालने की उम्र 21 से 18 कर दी गई किस संविधान संशोधन के द्वारा? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जवाब देना है कि 21 से 18 कौन से संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी? 61वां संविधान संशोधन के द्वारा वोट डालने की उम्र जो है 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार पहली बार किस देश ने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। कौन सा आंसर हो जाएगा? न्यूजीलैंड। नेक्स्ट पॉइंट है कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली भारत में किस अधिनियम के द्वारा शुरू हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1909 के अधिनियम द्वारा। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की जो शुरुआत हुई थी वह भारत में किस अधिनियम के द्वारा शुरू हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1909 के अधिनियम के द्वारा। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है फिक्की से संबंधित। तो अभी हाल फिलहाल में फिक्की ने अपना अगला अध्यक्ष चुना है। तो अगला अध्यक्ष किसे चुना है ये आपको बताना है। तो ये जो अगले अध्यक्ष चुने गए हैं फिक्की के, वो उनका नाम क्या है? शुभ्रकांत पांडा है। इनका नाम क्या है? शुभ्रकांत पांडा है और ये उड़ीसा के रहने वाले हैं। तो 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखने हैं। फिक्की ने अपना अगला अध्यक्ष किसे चुना है? शुभ्रकांत पांडा को। शुभ्रकांत पांडा कहाँ के रहने वाले हैं? तब बताना है कि ये उड़ीसा के रहने वाले हैं। बात आई है फिक्की की, तो फिक्की के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो फिक्की के बारे में जो पहला पॉइंट हमको याद रखना है वो ये याद रखना है कि भारत का सबसे पुराना व्यापार संबंधित संगठन कौन सा है? भारत का सबसे पुराना व्यापार संबंधित संगठन कौन सा है? जवाब देना है फिक्की। कौन हो जाएगा? फिक्की। फिक्की का हेडक्वार्टर कहाँ है? फिक्की का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, यानी कि नई दिल्ली में। तो 2 क्वेश्चन आपको ये याद रखने हैं। तीसरा क्वेश्चन फिक्की से ये याद रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तब बताना है कि इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। कब हुई थी? 1927 में। पूछा जाएगा कि फुल फॉर्म क्या है? तो फिक्की का जो फुल फॉर्म है वह ये है कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये फुल फॉर्म भी आपको याद रख लेना है। यहाँ से 4-5 क्वेश्चन जो बन सकते थे वो हमने सभी आपको समझा दिए हैं। चलिए अब देख लेते हैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट। पहला पॉइंट है कि वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष थे केसी नियोगी। आपको ये बताना है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो जितने भी क्वेश्चन हमने आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए बताया है उनमें से जो भी प्रश्न आपको पता है उसका आंसर आप लोग कमेंट में कमेंट ज़रूर करना। अगला पॉइंट है कि जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? जीएसटी काउंसिल का जो अध्यक्ष होता है वो होता है वित्त मंत्री, और वर्तमान समय में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। यानी कि जीएसटी काउंसिल की अध्यक्ष कौन है? निर्मला सीतारमण है। अगला पॉइंट है मौद्रिक नीति समिति वर्ष में कितनी बार समीक्षा करती है? ये जो मौद्रिक नीति समिति है यह एक वर्ष में कितनी बार समीक्षा करती है? 6 बार समीक्षा करती है, यानी कि 2 महीने में 1 बार। कितनी बार समीक्षा करती है? 6 बार समीक्षा करती है। इसका मतलब है कि 2 महीने में इसके द्वारा 1 बार समीक्षा की जाती है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन होता है, हेड कौन होता है। तब बताना है कि मौद्रिक नीति समिति का जो हेड होता है वह आरबीआई का गवर्नर होता है। आरबीआई के वर्तमान समय में गवर्नर कौन है, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नंबर 8 है, वह है खेल से संबंधित। किससे संबंधित है, खेल से संबंधित है। पूछा गया है एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप 2022 के बारे में। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप जो है, कौन सी एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप जो है, इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वह 1984 में हुई थी। ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बन जाता है जो कि आपको याद रखना है। और इसका जो आयोजन होता है 2 वर्ष में एक बार होता है, यानी कि ये जो चैंपियनशिप है 2 वर्ष में सिर्फ एक बार खेली जाती है। अब करंट का क्वेश्चन ये बनेगा कि 2022 में इसका आयोजन कहाँ किया गया है। 2022 में इसका जो आयोजन है वह दक्षिण कोरिया में किया गया है। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है, दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है सियोल। क्या है, दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है वह सियोल है। और एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप 2022 में कौन से नंबर की खेली गई है, तब बताना है 21वें नंबर की। किस नंबर की, 21वें नंबर की। गोल्ड मेडल किसने जीता है, भारत की पुरुष टीम ने जीता है। इसमें गोल्ड मेडल किसने जीता है, गोल्ड मेडल जो है भारत की पुरुष टीम ने जीता है और ऐसा पहली बार हुआ है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है। जब भी प्रश्न में आ जाए तो वो प्रश्न तो आपको याद रखना ही रखना है, उस प्रश्न को कतई नहीं भूलना है। तो गोल्ड मेडल किसने जीता है, भारत की पुरुष टीम ने जीता है। कब जीता, पहली बार जीता है। इसके पहले इसने कभी भी इसमें गोल्ड मेडल नहीं जीता है। अगर पूछा जाए कि भारत ने किस टीम को हराकर इसमें गोल्ड मेडल जीता है, तब आपको बताना है कि इसने कुवैत को हराकर, किसको हराकर, कुवैत को हराकर इसमें गोल्ड मेडल जीता है भारत ने। तो कुवैत ने कौन सा मेडल जीता, कुवैत ने जीता सिल्वर मेडल। अच्छा, पूछा जाएगा कि भारतीय टीम का नेतृत्व इसमें कौन कर रहे थे, तब आपको बताना है कि सौरभ घोषाल। अब सौरभ घोषाल से क्वेश्चन किस प्रकार बन सकता है, मैं आपको बताता हूं कि सौरभ घोषाल से ये जो क्वेश्चन बनेगा किस प्रकार से बनेगा। पूछा जाएगा सौरभ घोषाल का संबंध किस खेल से है, तब आपको बता देना है सीधे सीधे कि इनका संबंध किससे है, स्क्वैश से है। सौरभ का पहला अक्षर सा, स्क्वैश का पहला अक्षर सा। तो इससे आप याद रख सकते हैं सौरभ स्क्वैश, सौरभ स्क्वैश, सौरभ स्क्वैश। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। अगला पॉइंट है कि इंडिया की महिला टीम ने इसमें कौन सा मेडल जीता है, तब बताना है कि इंडिया की महिला टीम ने इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगला पॉइंट है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 से। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन होंगे। तो इजराइल में नए प्रधानमंत्री कौन बनाए जाएंगे अभी हाल ही में, तो बेंजामिन नेतन्याहू को प्रधानमंत्री यहाँ पर चुना जाएगा। बात की जाए यहाँ पर 1996 से 2021 तक, तो 1996 से लेकर 2021 तक लगातार यहाँ के जो इजराइल के प्रधानमंत्री थे कौन थे, यही थे कौन, बेंजामिन नेतन्याहू। यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये 2022 के लिए हटे थे और इस्तीफा देकर हटे थे। यानी कि 2022 में कोई और होगा तो 2022 में कौन थे, यार लैपिड थे। कौन थे, यार लैपिड थे। और फिर से अभी हाल में ही यही चुने जाएंगे, कौन, बेंजामिन नेतन्याहू अब फिर से चुने जाएंगे। यानी कि अब बात आई है इजराइल की। तो इजराइल की बात की जाए तो इजराइल की सीमा किस सागर से लगती है, तो जवाब देना है कि इजराइल की सीमा भूमध्य सागर से लगती है। किससे लगती है, भूमध्य सागर से। इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है, ये स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से कि इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है। बताना है कि इजराइल की संसद को नीसेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नीसेट कहा जाता है। I2U2 एक संगठन है। इस I2U2 संगठन में कौन कौन से देश शामिल हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर प्रश्न इस प्रकार से बनाया जाता है, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उनमें से 3 नाम ऐसे होंगे जो कि I2U2 संगठन के होंगे और एक कोई अन्य नाम दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इस I2U2 संगठन से कौन सा देश संबंधित नहीं है। तो 4 देश दे देगा। तो अगर आपको ये चारों नाम पता होंगे तो आप जो अन्य नाम होगा उसको आसानी से पहचान सकते हैं। तो यानी कि इंडिया, इजराइल। I2 का मतलब इंडिया इजराइल और U2 का मतलब USA और UAE। I2 का मतलब क्या है, इंडिया इजराइल, और U2 का मतलब क्या है, USA और UAE। यानी कि इस संगठन में 4 देश शामिल हैं। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि 4 नवंबर से लेकर 7 नवंबर 2022 तक किस राज्य में पहली बार पक्षियों की गिनती की जा रही है। तो ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी राज्य में पक्षियों की गिनती की जा रही है, और कब से कब तक, 4 नवंबर 2022 से लेकर 7 नवंबर 2022 तक। तो पक्षियों की गिनती कहाँ की जा रही है, सिर्फ आपको ये याद रखना है। तो ये नागालैंड में पक्षियों की गिनती की जा रही है। स्टैटिक जीके का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि लैंड ऑफ फेस्टिवल यानी कि त्योहारों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है। तो उत्तर देना है कि त्योहारों की भूमि या फिर लैंड ऑफ फेस्टिवल नागालैंड राज्य को कहा जाता है। नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में मनाया जाता है। 2-3 पॉइंट और देख लेते हैं। 2022 में विटली अवार्ड किसे दिया गया है, चारू दत्ता को दिया गया है। माउंट सारामती कहाँ है, माउंट सारामती नागालैंड में है। नागा खीरा का जीआई टैग किस राज्य को दिया गया है, नागालैंड को दिया गया है। तो ये सभी के सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो आज की करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस थे उनको हमने आपको रिवीजन करवा दिया है। अब आज इसके बाद जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा गायत्री मंत्र, और आज के गायत्री मंत्र में हम लोग क्या देखेंगे, महत्वपूर्ण दिवस। तो चलिए शुरू करते हैं और महत्वपूर्ण दिवस को फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। बस 2-3 मिनट और लगेंगे, तो ये भी आपको देख लेना है पूरा, फिर उसके बाद आप लोग जा सकते हैं। तो यहाँ से पहला दिया गया है विश्व ब्रेल दिवस। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, 4 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत इसी दिन वापस आए थे। आपको सन बताना है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से किस सन को वापस आए थे। 9 जनवरी के तो आए ही आए थे, अब इसमें सन कौन सा ऐड किया जाएगा ये आपको बताना है। अगला पॉइंट है विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है, 16 जनवरी को। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, 23 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को। अगला जो दिवस है, अगला दिवस है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं, 25 जनवरी को, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को ही क्या हुआ था, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी, 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला जो दिवस है वह है विश्व आर्द्रभूमि दिवस। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को एक समझौता हुआ था। अगर आपको याद हो तो 2 फरवरी 1971 को एक समझौता हुआ था, उसका नाम क्या था, उसका नाम था रामसर समझौता। तो इसीलिए जो है 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट है विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। अगला पॉइंट है विश्व रेडियो दिवस। विश्व रेडियो दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं, तो ये मनाया जाता है 13 फरवरी को। अगला दिवस है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 21 फरवरी को मनाते हैं। अगला दिवस है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला इम्पॉर्टेंट डे है विश्व वन्यजीव दिवस, ये 3 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाते हैं, 16 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय समुद्री दिवस, ये 5 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है, 18 अप्रैल को। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं, 24 अप्रैल को। विश्व पुस्तक दिवस कब मनाते हैं, 23 अप्रैल को। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाते हैं, 25 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाते हैं, 1 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं, 8 मई को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाते हैं, 11 मई को। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस
22 मई को मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। अगला दिवस है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, यह 1 जुलाई को मनाते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं। विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाते हैं। राष्ट्रीय ध्वज दिवस 22 जुलाई को मनाते हैं। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। अगला इम्पोर्टेंट डे है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, 29 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस भी 7 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाते हैं। अगला है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को मनाते हैं। 76वां स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 15 अगस्त 2022 को। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और आज का लास्ट डे है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, ये जो है 15 सितंबर को मनाया जाता है। तो आज की क्लास बस यहीं तक रहेगी। तो इसमें हमने आपको करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाया, और करंट अफेयर्स का जो रिवीजन करवाया वह 5 नवंबर 2022 का था, और आज जो डेट है वह 8 नवंबर है। और आज की क्लास में हमने आपको एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक करवाया जो कि है महत्वपूर्ण दिवस। तो ये सभी की सभी हमने आपको इस क्लास में टॉपिक कवर किए हैं। तो ये क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये क्लास आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।